तो अब इसमें एक दो डेफिनेशन हम याद रखते हैं, एक तो टाइम पीरियड की और एक फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हमने तीन चीजें समझी इसमें। एक आयाम का मतलब हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या होगा, टाइम पीरियड का मतलब है एक दोलन में लगने वाला समय, एक दोलन में लगने वाले समय को दोलन भी कह सकते हैं, साइकिल भी बोल सकते हैं, ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। लगने वाले समय को कण का आवर्तकाल कहते हैं, है ना, आवर्तकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, यहां से गया, इधर आया, फिर यहाँ पर आया, तो ऐसे गया, तो यहां से यहां तक का एक दोलन हो गया इसका, दिस इज वन ऑसिलेशन। तो एक दोलन में जो लगा समय, उसी को क्या नाम देंगे, आवर्तकाल नाम दे देंगे। ठीक है, अब अगर ये एक सेकंड में ऐसे ऐसे 20 दोलन कर लेता है, अगर एक सेकंड में 20 दोलन कर लेंगे तो हम बोलेंगे कि इसकी आवर्ती 20 हो गई, यानी कि एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या नाम देंगे, एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या नाम देंगे, आवर्ती। तो दोलन हो गया, इसको हम टाइम, इसका टाइम क्या पीरियड को लिख देते हैं टी से। तो आवर्ती क्या हो जाएगी भाई, आवर्ती क्या हो जाएगी, आवर्ती एक सेकंड में, एक सेकंड में कुल दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक, इसको एक्स से डिनोट करते हैं। यूनिट इसकी होती है प्रति कंपन या प्रति साइकिल या जो है प्रति सेकंड, प्रति सेकंड, कंपन प्रति सेकंड बोल सकते हैं, या दोलन प्रति सेकंड बोल सकते हैं, या साइकिल प्रति सेकंड बोल सकते हैं। और साइकिल प्रति सेकंड को ही हम बोल सकते हैं हर्ट्ज, इसकी यूनिट हर्ट्ज भी होती है ना। इसको रेखीय आवर्ती बोलते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। इसको रेखीय आवर्ती भी बोल देते हैं, है ना, रेखीय आवर्ती। जब तक बोला ना जाए तब तक रेखीय रहेगी। फिर एक होती है कोणीय आवर्ती, कोणीय आवर्ती। कोणीय आवर्ती में इसमें क्या अंतर है, सिर्फ ओमेगा बराबर 2 पाई एफ कर देंगे, इसको कोणीय आवर्ती बोलते हैं, या फिर 2 पाई अपॉन टी बोलते हैं, क्योंकि एफ बराबर 1/t हो गया। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं टी बराबर 1/f हो गया, है ना। इसकी यूनिट सेकंड हो गई, इसकी यूनिट हर्ट्ज हो गई, इसकी यूनिट रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। तो ये सब बेसिक सी बातें हैं जो हमें शायद पहले भी पढ़ी होंगी, सर्कुलर मोशन में पढ़ ली होंगी, लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली, v की निकाल ली, a की निकाल ली, इन सब के x के फंक्शन तो निकाल ली, साथ साथ हमने टाइम के फंक्शन भी निकाल ली। अब हमने सारे ग्राफ भी इसके पढ़ने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, ग्राफ में लिखते हैं xt, vt, at, vx, ax, av। ये ग्राफ पढ़ते हैं, है ना। तो पहला ग्राफ पढ़ते हैं भाई, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ग्राफ हम, सबसे पहला ग्राफ xt ग्राफ। तो अगर xt ग्राफ की बात करें तो x का फंक्शन क्या था, a sin ओमेगा टी प्लस फाइव। तो t बराबर 0 पर मान लो फाइव नॉट 0 था, तो क्या समीकरण आ गई, x बराबर a sin ओमेगा टी, या फिर a sin 2 पाई टी अपॉन टी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिख दिया, है ना।
तो हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो अलग अलग टी की वैल्यू रखो और अलग अलग टी की वैल्यू, स्मॉल टी की वैल्यू डाल लो, एक्स की वैल्यू हो जाएंगी और ग्राफ बन जाएगा उसका, है ना। तो मान लीजिएगा आपने टी की कुछ वैल्यू ले ली और यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल ली, ठीक। फिर टी की वैल्यू सबसे पहले तो जीरो ली, तो यहाँ पे टी की वैल्यू जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगी। फिर टी की वैल्यू मान लो आपने रखी t/4, जब यहाँ t/4 रखेंगे, मान लो t/4 रखी, t बराबर यहाँ पे रखा x निकाला, जीरो आ गया, यहाँ पे निकाला x, a sin 2π/t इंटू t/4, इससे कटा तो π/2 बचा, यानी कि बना गया, यानी कि a आया। तो ये कितना आया, a, ये तो आया a, है ना। यहाँ पर ये a आ गया, यहाँ पे रख देता हूँ उसको, x बराबर a sin 2π/t इंटू t/4, इतने पर ये आया अपने पास π/2, दैट इज a, यानी कि a रख दिया। अब मान लो आपने t/2 रखा, तो भाई t/2 रख के देख लो, a sin 2π/t इंटू t/2, तो ये कटा, साइन पाई बचा, साइन पाई का मतलब जीरो, तो जीरो आ जाएगा। फिर मान लो आपने इसमें 3t/4 रखा, 3t/4 रखने पर यह आएगा बेटा माइनस है, चाहे तो निकाल के देख लो, x बराबर a sin 2π/t इंटू 3t/4, से कट जाएगा, ये कट जाएगा, 3π/2 कितना होता है, 270 हो जाएगा। 270 का मतलब होता है -1, यानी कि माइनस के a, ठीक। अगर t पे रखोगे तो फिर जीरो आ जाएगा, x बराबर, यहाँ t रख देंगे तो t से t कटेगा 2π, तो जीरो आएगा। तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, देखो ग्राफ कैसा बनेगा। अच्छा एक और वैल्यू रख लेते हैं, मान लो t/8 रखी, इसके बीच की वैल्यू रख ली कोई t/8, तो क्या वैल्यू आएगी t/8 पर, x बराबर a sin 2π/t इंटू t/8, कट गया, इससे गया 4, sin π/4 1/√2 a/√, यानी कि 0 और a के बीच में आई कोई वैल्यू, है ना। मान लो अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ कैसा बनेगा, भाई t की वैल्यू डाल ली, x से आया, 0 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे एक हमने ले लिया t/2, या फिर t/4 से ले लो, t/4, t/2, t/8, 3t/4 और ये t। तो रियलिटी में देखो अगर तो उस पर एक वैल्यू आई अपने पास a/√2 और t/4 पर एक वैल्यू आई अपने पास a और t/2 पर वैल्यू आई 0, है ना। तो t/ यानी कि ग्राफ में यहाँ पे 0 आ गई, और इस पर आई थी माइनस से आ गई, यहाँ फिर 0 आ गई, यानी कि ग्राफ कैसे जाएगा, यहाँ फिर 0 आ गई, तो ग्राफ कैसे जाएगा। अगर आप इसके बीच में कोई वैल्यू लेना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि सर इसके बीच में देखो कोई वैल्यू, मान लीजिएगा ये वैल्यू ले लिए, यहाँ से यहाँ तक के टाइम ले लिया t/8, तो t/2 प्लस t/8 कितना आ जाएगा, t/2 प्लस t/8 5t/8, मान लो इसके बीच में 5t/8 आ गया, ये कितना जोड़ दिया मैंने, t/8 जोड़ दिया, थोड़ा सा टाइम इसमें। तो इस पॉइंट पे देखना चाह रहा हूँ, एट t बराबर 5t/8 क्या वैल्यू आएगी, x बराबर a sin 2π/t इंटू 5t/8, इससे गया 2 चौक 8, तो इसको लिख सकते हैं a sin, या लिख देंगे पाई प्लस π/4, तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस के a साइन π/4, यानी कि माइनस के a/√, तो यानी कि ये आया माइनस के a/√। इसका मतलब ये सारे पॉइंट्स को आप ऐसे मिलाएंगे, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा फिर 0 होगा फिर माइनस में जाएगा फिर -a तक जाएगा फिर 0 हो जाएगा।
तो इस तरीके से इसका ग्राफ बना। अच्छा टी तक ये बना, टी के आगे भी जब जाओगे, टी के आगे भी ये ग्राफ ऐसे ही रिपीट होता चला जाएगा, क्योंकि वही गति रिपीट होगी, वापस वही गति रिपीट होगी, तो ये ग्राफ रिपीट होता जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं साइन फंक्शन का ग्राफ। साइन फंक्शन का ग्राफ बन गया, क्योंकि साइन फंक्शन ही तो है, ये साइन फंक्शन तो बना, तो ये साइन फंक्शन का ग्राफ बन गया। तो ठीक इसी तरीके से जब हम बात कोस की करेंगे, कोस इसका 90 डिग्री का अंतर होता है कोस में इसमें। भाई अगर हमने अभी क्या बनाया, आपने इस पे क्या वैल्यू आई, माइनस का ए बाई प्लस का ए बाई रूट 2 आई, और इस पे हमने सोल्व कर लिया, वो वाला वहाँ पे किया हुआ है ना, ए बाई रूट 2 पे वैल्यू, और टी बाई टी तक तो सब ये सारे पॉइंट्स मिला दिए हमने। तो हमारा ग्राफ ये बनाई, ये याद रखना है कि भाई जब जब साइन का फलन आएगा तो ऐसा ग्राफ बनेगा, t बराबर 0 पर साइन का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब हम बात करते हैं इस ग्राफ के बाद इसकी बात करेंगे वीटी ग्राफ की। तो वीटी ग्राफ में कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। वीटी ग्राफ में बस आपको इतना ध्यान रखना है, भाई ये अपना ग्राफ किसका आया था, ये एक्सटी ग्राफ आया, ये कैसा आया ग्राफ, ये एक्सटी ग्राफ आया है ना, जिसमें यहाँ पे क्या है t/4, t/2, 3t/4 t। जब हम वीटी ग्राफ की बात करते हैं तो वीटी ग्राफ में v का फलन क्या था, v का फलन था भाई ये, तो v का फलन था ये, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t, यानी कि इसका ऐसे लिखा जा सकता है a ओमेगा, कोस को लिख सकते हैं साइन, कोस को लिख सकते हैं साइन 90 ओमेगा टी प्लस पाई बाई, साइन 90 प्लस थीटा यह आ जाएगा, यानी कि साइन का ही ग्राफ है लेकिन 90 डिग्री का अंतर है इसमें। तो क्या होगा, जिस समय t बराबर 0 होगा तो a ओमेगा की वैल्यू आएगी, यानी कि t बराबर 0 पर वेग 0 नहीं है बल्कि a ओमेगा के बराबर है। और t/4 पर देखेंगे तो t/4 रखेंगे यहाँ पर, t/4 पर ये 0 आ जाएगा, यानी कि जहां पर ये x अधिकतम है वहां पर वेग 0 है, ये भी तो पता ना हमें, जहां पर x की वैल्यू अधिकतम है वहां पर वेग 0 है, और जहां पर x की वैल्यू 0 है वहां पर वेग अधिकतम है a ओमेगा के बराबर। तो बस इसका उल्टा कर दो, यानी कि यहाँ से ग्राफ ये जब यहाँ पर प्लस ए था तो ये इसका ए ओमेगा, सॉरी जब यहाँ पे 0 था तो इसका ए ओमेगा आएगा, और जहाँ पर प्लस ए ओमेगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि ग्राफ ऐसा बनेगा। नाइन्टी डिग्री का अंतर होता है इन ग्राफ में। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। या इसको बोलते हैं कोस का ग्राफ, कोस ओमेगा टी का ग्राफ, इसको साइन ओमेगा टी का बोलते हैं का ग्राफ। तो ये याद रख लेंगे क्योंकि कई जगह यूज होते हैं साइन के कोस के। अब इसी बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा। एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन कैसा था, तो एक्सेलरेशन और टाइम का फलन कैसा है एटी ग्राफ में, भाई a बराबर क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर a माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो बस यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट है लेकिन नेगेटिव में है, बट ग्राफ तो साइन का ही आएगा। तो साइन में जो ग्राफ आएगा t बराबर 0 पर तो 0, लेकिन जो भी वैल्यूज यहाँ पॉजिटिव आ रही थी साइन में वह नेगेटिव हो जाएंगी, यानी कि ग्राफ इधर से आ जाएगा। ठीक, तो ये a माइनस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा। ये कहाँ पर आया था t/4 पर, ये t/2 पर, ये 3t/4 पर, ये t पर। तो एक साइकिल पूरी होगी, इसको बोलते हैं एक दोलन। एक दोलन यहां से लेके यहां तक के लिए बोलेंगे, यहां से यहां तक ये एक दोलन हो गया, ये दोलन।
और ये इसका कहलाएगा आवर्तकाल। एक दोलन के समय को आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कौन कौन से ग्राफ पढ़े, एक्स टी ग्राफ पढ़ लिया, वी टी ग्राफ पढ़ लिया, ए टी ग्राफ पढ़ लिया, और बाकी अब ए एक्स, वी एक्स और ए वी ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम ग्राफ पढ़ते हैं वी एक्स, ए एक्स और ए वी का। सबसे पहले वी एक्स का ग्राफ पढ़ते हैं। वी एक्स ग्राफ, बेटे वी और एक्स का ग्राफ पढ़ने के लिए वी और एक्स का ही फलन लगाना पड़ेगा। क्या था, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करा, ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, तो वी स्क्वायर बराबर प्लस कर लो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी डिवाइड कर दो। ऐसा क्यों कर रहे सर, अभी समझ में आ जाएगा बेटे। अगर बहुत ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर बराबर 1। तो अगर से पहचानो तो क्या है कि समीकरण है, ये समीकरण है बेटे दीर्घवृत्त, इलिप्स। ये इलिप्स की समीकरण है, स्टैंडर्ड समीकरण, जिसमें आप इसका ग्राफ क्या बना सकते हैं, वी एक्स ग्राफ ये बना सकते हैं। ये आपका ए ओमेगा है, ये आपका ए। ये कब बनेगा, जब ए ओमेगा की वैल्यू ए से बड़ी हो, या इससे काट दो तो ओमेगा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो ऐसा बनेगा। ठीक है, और यही ग्राफ ऐसे भी बना सकते हैं आप, ऐसे भी बना सकते हैं इस ग्राफ को, ये ओमेगा। ये कब बनाना, जब ए ओमेगा लेस देन ए हो, ए से काटे तो ओमेगा की वैल्यू जब 1 से कम होगी तब ये लगाना है। ठीक, क्योंकि जो बड़ा वैल्यू होगी वो बड़े के साथ आएगी, छोटी वैल्यू होगी छोटे के साथ आएगी। ठीक है, तो ये क्या हुए, दीर्घवृत्त हो गए, इलिप्स हो गए, और इलिप्स के ग्राफ ये बनते हैं। ठीक है, यानी कि आपको बस याद रखना है कि भैया वी और एक्स का ग्राफ कैसा आता है सरल आवर्त गति में, वो आता है दीर्घवृत्त, यानी कि इलिप्स आता है। ये आपको याद रख के चलना है, ये बनाए या ये बनाए डिपेंड करेगा कौन जाता है। जो उसके नीचे की वैल्यू होती है यहाँ ओमेगा, और ये जो ज्यादा होगी वो बड़ी बन जाएगी, बस हो गया। हाँ जी, ये अपना हो गया है। अब हम बात करते हैं ए एक्स और ए वी ग्राफ की। तो एक्स थोड़ा सिंपल है, ए बराबर तो क्या था माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो क्या है वाई बराबर एम एक्स, स्ट्रेट लाइन बन गया। इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप के साथ ये बन जाएगा ए एक्स का ग्राफ, जिसमें x की अपनी लिमिट है कहां तक, प्लस ए से माइनस ए तक तो जान सकता है x। तो यहाँ पर ये ओमेगा की याद आएगी ओमेगा स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये अधिकतम एक्सेलरेशन है, ये मीन पोजीशन है, यहाँ पर मीन पोजीशन पर x भी 0 ए भी 0। ठीक है, ये इसका ग्राफ आ गया, सरल रेखा ग्राफ। ये तो शुरुआत थी हमारी, यहीं से तो हमने उठाया था पूरे एसएचएम को, है ना। और एवी की बात करें तो भाई एवी की बात करें तो ए और वी में क्या रिलेशन बैठेगा, तो अब देखो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी है। यहां से अगर मैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू निकालूं तो आएगा ए अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। और अगर वी की बात करें तो यह आता है ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो कोस ओमेगा टी बराबर वी अपॉन ए ओमेगा, ये तो आएगा। अब हमें पता है कि हमें टी नहीं होना चाहिए, ए और एक्स में चाहिए, ए और वी में चाहिए केवल फलन, तो बाकी तीसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए टी या एक्स, केवल ए और वी में होना चाहिए। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होता है। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर, माइनस तो स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर 1। कुल मिला के
ए स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, यह आ जाएगा। तो कुल मिला के बात जो है कहने की वो इतनी सी है कि भाई हमारे पास ये भी किसकी फॉर्मेट है, ये भी दीर्घवृत्त की फॉर्मेट है, इलिप्स की जैसा है। यानी कि अगर इलिप्स ऐसा है तो फिर इसका ग्राफ कैसा बनेगा भाई, इसका ग्राफ तो बड़ा सिंपल आ जाएगा। मान लीजिएगा ए बी ग्राफ बनाना, तो ए बी ग्राफ में आप ऐसा बना सकते हैं इसको। ये क्या बनेगा, ये बनेगा ओमेगा स्क्वायर ए, और ये क्या बनेगा ए ओमेगा। लेकिन कब, अगर ओमेगा स्क्वायर ए ग्रेटर देन है ओमेगा ए से, यानी कि जब ओमेगा ग्रेटर देन 1 है तब बनाना ये ग्राफ। और अगर उल्टा होगा ऐसा है, ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा, फिर ये क्या होगा ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा ए, इधर वी इधर ए। तो ये कब बनाना, जब ओमेगा स्क्वायर ए लेस देन ए ओमेगा, यानी कि ओमेगा की वैल्यू 1 से कम होगी, तब ये बना देंगे ऐसा। तो ये भी दीर्घवृत्त की तरह दिखेंगे दोनों के ग्राफ। तो काइनेमेटिक्स है पूरी तरीके से। ये सब कराने का मेन पर्पज क्या था कि भाई देखो, जो हमने काइनेमेटिक्स में सीखा था कि भाई अपने को एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, सबके फंक्शन फलन पता हो, उनके ग्राफ बनाने होते हैं, वो सब काम यहाँ किया। यानी कि आपको सिर्फ दिमाग में रखना है कि काइनेमेटिक्स का स्पेशल केस वेरिएबल एक्सेलरेशन में से निकल करके ये एसएचएम बनाना। ठीक है, अब हम इसकी थोड़ी सी एनालिसिस समझते हैं कि क्या हो क्या रहा है एसएचएम करते पार्टिकल के साथ, है ना। जैसे अगर हम बात करें एनालिसिस मतलब विश्लेषण, विश्लेषण इन एसएचएम। भाई हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एक पार्टिकल है जिसपे फोर्स कौन सा लगना चाहिए, -kx लगना चाहिए, यस। जिसका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, और x माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होना चाहिए। x बराबर 0 पर एक्सेलरेशन क्या हो गया 0, और एफ नेट भी क्या हो गया 0। लेकिन वेलोसिटी क्या होती है यहाँ पर, ए ओमेगा होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्लस ए होता है, वेलोसिटी 0 होती है, एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, डायरेक्शन इधर होती है। यहाँ की बात करें तो माइनस ए होता है, एक्सेलरेशन इधर होता है, ओमेगा स्क्वायर ए होता है, वेलोसिटी 0 होती है ना। इतनी बातें हमें पता है। किसी भी एक्स पर वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, इधर या इधर, और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो हो क्या रहा है कि मान लीजिएगा मैं बात करूं कि ये ए है, बी है और ये सी है। तो अगर मैं इसकी मोशन को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसकी मोशन को कुछ हिस्सों में डिवाइड करूं कि मान लो यहाँ तो हमने लिखा पाथ, रास्ता, किस रास्ते पे चल रहा है। यहाँ पे हमने लिखा है वेग का मापांक तथा दिशा। यहां पे हमने लिखा है त्वरण का मापांक तथा दिशा, है ना। तो इसकी थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं। पहले रास्ता ले लेते हैं बेटे, ए से बी। ए से बी रास्ते की बात करें, अगर ए से बी को बहुत ध्यान से देखो, हमें पहले इसमें एक ऊर्जा देनी पड़ेगी, एक वेग देना पड़ेगा। जैसे इसको वेग दे देंगे तो वेग दे देने पर, ए से बी में वेग दे देने पर यहाँ पर एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी कि एक्सेलरेशन तो किसी भी पॉइंट पे किधर होगा, एक्सेलरेशन तो होगा इधर, वेग हो गया क्या इधर। तो क्या इसकी वेलोसिटी घटेगी, यस वेलोसिटी घटेगी। लेकिन क्या एक्स बढ़ रहा है, एक्स तो बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स बढ़ रहा होगा तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा होगा, लेकिन दिशा किधर होगी, इस तरफ। तो इसी बेसिस पर इसकी विश्लेषण करना है। वेग को घटा रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक, लेकिन दिशा अलग। तो वेग तथा मापांक क्या होगी, आप मापांक कितना है भाई इसमें वेलोसिटी का। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। मापांक क्या हो रहा है, घट रहा है, लेकिन दिशा किधर है, इस तरफ है। और त्वरण की बात करें तो त्वरण का मापांक बढ़ रहा है, दिशा किधर है, इस तरफ। ठीक, शॉर्ट में इसको ऐसे समझ लेंगे।
अगर बी से सी की बात करें, बी से ए की बात करें, बी से ए में आते समय तो ये तो जाने वाला हुआ। अब बी से जब ए में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, तो इधर आने में वेग की दिशा इधर है, यहाँ 0 थी तो वेग बढ़ रहा है, और इसी तरफ एक्सेलरेशन हो गया तो वेग बढ़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो इस तरफ है ना, तो एक्सेलरेशन इस तरफ, तो यानी कि वेग का मापांक बढ़ रहा है लेकिन दिशा इस तरफ है। एक्सेलरेशन का मापांक जैसे जैसे इधर आ रहा तो एक्स कम हो रहा, मापांक घट रहा है लेकिन दिशा इसी तरफ है। ठीक, जब वो यहां से यहां इधर क्रॉस कर जाएगा तो इधर वेग होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लगेगा, उसकी दिशा इधर हो जाएगी। लेकिन एक्स बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ेगा, वेग कम होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं ए से बी टू ए टू बी, बी टू ए और फिर ए टू सी, तो ए से सी तक वेग घट रहा है, दिशा इधर ही है, दिशा इधर है, लेकिन त्वरण बढ़ रहा है, दिशा इधर आ गई। ठीक, दिशा इधर आ गई। और जब ये पार्टिकल यहाँ से वापस जाएगा, ऐसे जा करके यहाँ तक आ जाएगा और फिर ये वापस मुड़ेगा इधर, तो यहाँ पर वापस मुड़ने पर क्या होगा, एक्सेलरेशन तो इधर है ही, एक्सेलरेशन भी इधर और वेग भी इधर, दोनों एक तरफ होगा तो बढ़ेगा वेग, यानी कि वापस C टू A, और C टू A में वेग बढ़ रहा है और दिशा इस तरफ हो गई, एक्सेलरेशन घट रहा है और दिशा इस तरफ हो गई। इस तरीके से पूरी एक साइकिल हो गई, एक दोलन पूरा हो जाता है। पूरे दोलन में इस तरीके से त्वरण और वेग एक दूसरे के हिसाब से इस तरीके से घटते बढ़ते हैं और दिशाएं इस तरीके से बदलती रहती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ध्यान से देखो और भी कि हमने एक ऊर्जा दी, ऊर्जा देने पर किसी भी एक्स पर एक्सेलरेशन ही आया तो एक्स तो बहुत थोड़ा सा बढ़ा, थोड़ा सा ही बढ़ा तो एक्सेलरेशन भी थोड़ा सा बढ़ा, तो वेग धीरे धीरे कम होगा। लेकिन अगर आगे जाएंगे तो आगे जाने पर एक्सेलरेशन एक्स बहुत ज्यादा हो चुका तो एक्सेलरेशन भी उल्टी दिशा में बहुत ज्यादा हो चुका, तो वेग बहुत तेजी से घटता है, वेग बहुत तेजी से घटता है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा तेज रहती है, यहाँ पे कम होती है, फिर बिल्कुल तेजी से 0 हो जाती है। ऐसे जब वापस आएगा एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा होता है, स्पीड बहुत तेजी से बढ़ती है क्योंकि एक्स ज्यादा है, एक्स से ज्यादा, और जैसे जैसे एक्स कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन कम होता जा रहा, तो स्पीड तब भी बढ़ी रही है लेकिन कम रेट से बढ़ रही है। यहाँ आते हैं कम स्पीड से बढ़ती है लेकिन हो जाती है यहाँ पर अधिकतम, इसलिए यहाँ पर आते आते 0 नहीं होती, क्योंकि एक्सेलरेशन भले 0 हो गया हो, बट एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब ये नहीं कि वेग 0 हो जाएगा, वेग की अधिकतम स्पीड यहाँ हो जाएगी। जैसे इसको क्रॉस करेगा तो इसको क्रॉस करते ही एक्सेलरेशन अपनी दिशा बदल लेगा, वेग की दिशा इसके अपोजिट हो जाएगी, उसके वेग को कम करना शुरू करेगा, वेग को कम करना शुरू करेगा तो यहाँ तक आते थे 0 कर देगा और तुरंत उसके वेग की दिशा को उधर बदल देगा और फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगी। और यही प्रोसेस पूरी की पूरी सरल आवर्त गति में होता रहता है। और यही सरल आवर्त गति है कि किसी तरीके से एक्सेलरेशन का काम क्या होता है, पार्टिकल को उसकी मीन पोजिशन के चारों तरफ ही घुमाते रहना, उसके आसपास उसका टू एंड फ्रो ही घुमाते रहना। यही इसकी एनालिसिस आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए कि किस तरीके से कब कहाँ कितना त्वरण और कितना वेग उस कण के ऊपर लग रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक सवाल देखते हैं। दो कणों की सिस्टम दे रखी है, मान लीजिएगा x1 बराबर दिया हुआ है 5 sin 2 ओमेगा टी और एक दे रखा है x2 बराबर 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी, है ना। ये भी एक SHM है जो दिख ही रही a sin ओमेगा टी के जैसा ही है, लेकिन क्या ये भी एक समीकरण SHM को रिप्रेजेंट करती है? पहला सवाल तो यही है। तो आपसे सवाल क्या क्या पूछा? पहला सवाल, क्या x2 एक SHM है? तो आंसर क्या रहेगा? यस। क्यों है भी देखते हैं। दूसरा, V1 max अपॉन V2 max अधिकतम चालों का अनुपात बताओ। तीसरा, A1 max अपॉन A2 max अधिकतम त्वरणों का अनुपात बताओ। ये तीन चीजें पूछी हुई है। तो सबसे पहली तो बात ये, तो भाई हमारे पास x बराबर a sin ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इस वाले की जैसी है कि नहीं है? a की वैल्यू 5 आ गई, इसमें ओमेगा की जगह 2 ओमेगा है और फाई नॉट इसका 0 है। लेकिन क्या ये भी हमारी एस्टेम हो सकती है? तो इसमें x2 बराबर ये है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो अगर मैं इसमें इसको x2 को ऐसे लिख दूं, 3 और 4 का स्क्वायर रूट,
3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना आ गया 5। तो अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड कर लूँ, ये मैथमेटिकल तरीका है एक कि साइन और कोस का फलन दिया हो तो सिंपल साइन में या कोस में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं, 10th में पढ़ते हैं बच्चे इसको। बेटे मान लीजिएगा ये क्या है 3/5 4/5, तो अगर मान लो इसको बना लूँ साइन ए कोस बी, यानी कि कोस मान लूँ कोस बी, यानी कि कोस थीटा, तो कोस फाई नोट मान सकते हैं इसको। तो 3 और ये 3 आधार 3 हो गया, 5 तो ये 4 हो जाएगा, तो इसको कोस फाई नोट मान लिया साइन ओमेगा टी। और ये इसको फिर ये क्या बन जाएगा 4/5 साइन फाई नोट, तो ये क्या बन जाएगा कोस ओमेगा टी। तो ये क्या बना भाई 5 साइन ओमेगा टी प्लस फाई नोट। यस, ये तो एसएचएम है, वाह इससे मैच कर रहा है तो ठीक है, ये तो एसएचएम का बन गया। यानी कि इसका एम्पलीट्यूड 5, इसका एम्पलीट्यूड भी 5। तो अगर मैं बोलूँ A1 कितना 5, अगर मैं बोलूँ A2 कितना तो 5, अगर मैं बोलूँ V1 मैक्स कितना है, V2 मैक्स इनका अनुपात है, तो क्या होगा A ओमेगा होता है तो A1 ओमेगा 1 अपॉन A2 ओमेगा 2। A1 कितना है 5, A1 कितना है 5 है ना, और और ये भी 5 है। अच्छा जी, और ओमेगा 1 कितना है, इसका ओमेगा 1 है बेटे 2 ओमेगा, और इसका ओमेगा 2 है ओमेगा, तो अनुपात एक आ गया। और अगर बात करें A1 मैक्स अपॉन A2 मैक्स, तो क्या लिखेंगे A1 ओमेगा 1 स्क्वायर A2 ओमेगा 2 स्क्वायर, तो 5 और 5 ये 2 ओमेगा है होल स्क्वायर में, ये ओमेगा है वही, इसका तो 2 ओमेगा है ना, ओमेगा की जगह छम छम कितना आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर, कट गया तो ये आ गया 4:1। ये आंसर आ गए इनके, बस एसएचएम है। यस, प्रूफ हो गया एसएचएम है ये तो, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कोई कण है जो एसएचएम कर रहा है, एसएचएम करते हुए कण की कोणीय आवर्ती 6.28 पर सेकंड और आयाम 10 सेंटीमीटर दे दिया, तो उसका आवर्तकाल बताना है। तो आवर्तकाल बताना है तो उसका मतलब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आवर्तकाल होता है बेटे 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ओमेगा दिया हुआ है 6.28 क्योंकि कोणीय आवर्ती नाम दे दिया इसको, तो 2 पाई अपॉन 6.28, और बेटे ये 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइड बाय 6.28, यानी कि 6.28 हो गया, मल्टीप्लाई करें तो ये आ गया 1 सेकेंड, ठीक 1 सेकेंड आ गया। बी, अधिकतम चाल पूछी। अधिकतम चाल क्या होती है, अधिकतम चाल होती है ए ओमेगा। ए कितनी दे रखी है भाई, ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 सेंटीमीटर इंटू 6.28, तो क्या आ जाएगा भाई 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर में रख लिया, मीटर में रखोगे तो 0.62 अगर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.628 मीटर पर सेकेंड। अधिकतम त्वरण पूछा, अधिकतम त्वरण क्या हो जाएगा सी ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा कितना 6.28 का स्क्वायर, ए कितना 10 सेंटीमीटर, तो क्या यूनिट बन जाएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये हो गया एक तरह से 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई के बराबर है, और ये बन गया 4 पाई स्क्वायर इंटू 10, और पाई स्क्वायर को लगभग क्या मान सकते हैं 10 मान सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 400 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 0.4 या फिर 4, 400 के बाद 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डी, डी में कह रहा है विस्थापन बताना है x बराबर 6 सेंटीमीटर पर, विस्थापन x बराबर 6 सेंटीमीटर पर चाल बतानी है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है भाई, v बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओमेगा कितना है 6.28, ए कितना है 10 सेंटीमीटर
माइनस 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6.28, 100 माइनस 36, कितना बचेगा? 100 में से 36 जाके, 100 में से 36 जाकर बचेंगे 64, यानी कि कितना बचा? 8। तो 6.28 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 बटी 64, 8 दूनी 16 और 6 22, 8 6 48 और 2 50, और 50.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। सेंटीमीटर में ले लिया हमने इसको, कोई दिक्कत नहीं है भैया। 8 बटी 64 ऐसे लगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, इसको लगे 2, 8 6 48 और 2 50.24 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना आ जाएगा डी। और ई पार्ट में क्या कह रहा है भाई? ई पार्ट में कह रहा है कि जबकि कर्ण विराम से चला था अगर, तो t बराबर 1/6 सेकंड पे चाल। बेटा अगर कोई पार्टिकल विराम से चला है, t बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर चला है, तो कहीं यहाँ पर है मान लो, तो यहाँ पे उसकी चाल बतानी है कितनी होगी। जब मान लो कोई टाइम कितना हो गया? 1/6 सेकंड हो गया, तो चाल बराबर आ जाएगी v = a ओमेगा cos ओमेगा t। ये फॉर्मूला पढ़ा हमने बेटे। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू दे रखी 10 सेंटीमीटर, ओमेगा 6.28 और cos 6.28 इंटू 1/6, और आप इसको लिख सकते हैं 62.8 इंटू कॉस, ये लिख देंगे 2 पाई इंटू 1/6, 2 3 जा, तो 62.8 cos π/3, cos π/3 का मतलब कितना हुआ? 60, यानी कि 1/2, तो 3 पॉइंट कितना आ गया? ये आ गया अपना 31.4, इससे कट कर देंगे, है ना। तो ये आपसे बोल भी सकते हो कि 10 पाई भी बोल सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ भी बोल सकते हैं ऐसे भी। तो ये चाल आ गई इसकी कब? जब हमारे पास क्या हो रहा है? 1/6 सेकंड में पूछ लिया। तो इस तरीके से हम इसके छोटे छोटे सवालों को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक समीकरण दे रखी है, एसएचएम की समीकरण। तो इस समीकरण से हमें निकालना क्या है? आयाम, अधिकतम वेग, अधिकतम त्वरण और 1 सेकंड पर उसकी चाल कितनी है। तो x बराबर 5 मीटर साइन पाई सेकंड इनवर्स पर सेकंड इंटू टी प्लस π/3। अगर इसको हम स्टैंडर्ड समीकरण से तुलना करें, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो क्या लिखेंगे? तो आयाम कितना आ जाएगा भाई? 5 मीटर। एम्पलीट्यूड जो है आयाम 5 मीटर आ गया। ओमेगा कितना आ गया भाई? पाई पर सेकंड, सेकंड इनवर्स लिख रहा। या फिर आप कह सकते हैं टाइम पीरियड भी अगर जरूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा से, यानी कि 2 पाई अपॉन पाई से लिख। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सकते हैं, और पाई से पाई कट जाएगा। 2 सेकंड इसका टाइम पीरियड भी है। टाइम पीरियड हालांकि पूछा नहीं, चलो कोई नहीं, लिख दिया फिर भी। अधिकतम वेग, वेग क्या होता है? ए ओमेगा, अधिकतम वाला, अधिकतम तो ये होता है, तो 5 इंटू पाई, तो 5 पाई मीटर पर सेकंड। और अधिकतम त्वरण, अधिकतम त्वरण कितना? ए ओमेगा स्क्वायर, माइनस लगा लो, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो माइनस की जरूरत भी नहीं है ना, उनका मापांक ही बताने। तो 5 गुना पाई का स्क्वायर, और 5 गुना पाई को स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं, तो लगभग 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना। अच्छा, अब बचता क्या है? ये हो गया, ये हो गया। 1 सेकंड पर चाल ज्ञात करें। बेटा x बराबर दिया हुआ 5 साइन पाई सेकंड इनवर्स टी प्लस π/3, और चाल क्या होती है? वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मापांक, यानी कि v बराबर क्या हो जाएगा? dx/dt,
इसको डिफ्रेंशिएट कर लो तो 5, ये पाई बाहर आ जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये पाई सेकेंड इनवर्स टी प्लस पाई बाई 3। तो कुल मिला के कितने टाइम पे बताना, t बराबर 1 सेकेंड पर, तो v बराबर 5 पाई, वैसे भी समीकरण आती है, स्टैंडर्ड समीकरण है, चाल की इस तरह से लिख सकते हैं, cos पाई इंटू 1 प्लस पाई बाई 3, 5 पाई cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, यानी कि ये लो, यानी कि 5 पाई इंटू cos माइनस के पाई बाई 3 cos 60, यानी कि माइनस के 1/2, तो आप कह सकते हैं माइनस के 2.5 पाई, और डायरेक्शन किधर आ गई, एक तरह से टुवर्ड्स मीन पोजीशन की तरफ, मीन पोजीशन माध्य स्थिति की तरफ कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं, उसकी इस तरह जारी होगी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। और अगर वो t = 0 से इधर गया, क्योंकि टाइम पीरियड क्या है, 2 सेकंड है, तो 2 सेकंड का मतलब क्या होगा कि अगर एसएचएम कर रहा होगा तो 1 सेकंड, आधा सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, 1 सेकंड ये, तो यहाँ पर इसकी चाल 1 सेकंड में बोली, 2 सेकंड तो यही, तो 1 सेकंड ये हो गया, ठीक। आधा सेकंड ये, आधा ये, और कितना आ गया 1 सेकंड पर। अच्छा, वो तो मेन पोजीशन इसकी 0 पर नहीं है, कहीं और से चला, मेन पोजीशन 0 पर नहीं है ना, 5 नॉट है। खैर, कुल मिला के इसकी आगे चाल कितनी, 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक। और क्या पूछा, और बस इस तरीके से हम समीकरण दियोगे तो तुलना करके भी चीज़ों को निकाल सकते हैं, त्वरण को, वेग को, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसएचएम करते हुए किसी कण की चाल x1 तथा x2 पर v1 और v2 है, तो उसका आयाम और आवर्तकाल बताना। तो भी कोई भी कण जो एसएचएम कर रहा है उसकी वेग का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा √(a² माइनस x²। अलग अलग x पे अलग अलग वेग होता है, अलग अलग चाल होती है। तो v1 बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा को लिख देंगे, ओमेगा रेंडो, चलो √(, किसी एक ही कण है, एक एसएचएम कर रहा है, उसका आवर्तकाल और एम्पलीट्यूड, उसका आयाम तो निश्चित होगा, अलग अलग x पर अलग अलग वेग होगा, तो a² माइनस x1²। और v2 ऐसा कर लो, इसको v1 का स्क्वायर कर लो, तो ओमेगा² a² माइनस ओमेगा² x1²। और ऐसे ही v2 लिखा हो जाएगा, तो v2² बराबर ओमेगा² a² माइनस ओमेगा² x2²। तो अब हमें अगर चाहिए a, तो हमें ओमेगा को खत्म करना पड़ेगा, और अगर ओमेगा चाहिए तो a को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दो अज्ञात राशियां हैं, क्योंकि ओमेगा में से क्या निकलेगा, t। ओमेगा बराबर क्या होता है, 2π/t, तो t चाहिए एक तो हमें, और एक हमें a चाहिए। तो दो अज्ञात राशियां हैं, दो समीकरण हैं, और सॉल्व कर लेंगे। मान लो कि हम पहले क्या कर रहे हैं, इनको डिवाइड करके, क्या कर लो, या इनको डिवाइड कर लेते हैं, चलो। तो क्या निकल जाएगा, पहले आवर्तकाल निकल जाएगा, आयाम भी निकालना है तो पहले आयाम निकाल लेते हैं, चलो। आयाम निकालने के लिए क्या करो, इसमें से इसको डिवाइड कर लो, इसमें से इसको ओमेगा को हटाना ना, डिवाइड कर लो, चलो। डिवाइड करने पर ओमेगा² हट जाएगा, तो क्या बनेगा, v1² यहाँ से ओमेगा² कॉमन ले लेंगे, क्या बनेगा भाई, ये बचेगा a² माइनस x1² a² माइनस x2²। तो इससे ही निकल जाएगा, तो कर लो भाई मल्टीप्लाई, v1² a² माइनस v1² x2²। इसको इधर कर दे मल्टीप्लाई, इसको इधर कर देंगे मल्टीप्लाई, v2² a² माइनस v2² x1²। निकालना क्या, a, तो a वाले एक तरफ ले आओ, a वाले एक तरफ ले आओ, तो v1² माइनस v2² a² बराबर v1² x2² माइनस v2² x1²। तो a² बराबर v1² x2² माइनस v2² x1² डिवाइड बाय v1² माइनस v2²। और आप इसका अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट लेने पर आ जाएगा v1² x2² माइनस v2² x1² अपॉन
v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक, एम्पलीट्यूड आ जाएगा ये। अब हम बात करते हैं ओमेगा की। ओमेगा निकालना तो हमें ए हटाना पड़ेगा। ए कैसे हटेगा, इनको घटा लो, इन्हीं दोनों में से पहले हमने ए निकाल लिया। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, ए निकालने के बाद ओमेगा को निकालना है। तो क्या करो, अभी वासी समीकरण नंबर 1 है ये समीकरण नंबर 2 थी, तो क्या करो, इसको समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 कर दो। तो क्या लिखा जाएगा भाई, तो v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बराबर, जब इसे घटाएंगे तो कट जाएगा। जब इसको घटाएंगे v1 में से, मान लो हमने इनको घटाया, ठीक है, ये घटा देता हूँ, ये घटाया, ये घटाया, ये घटाया, तो इससे तो कट जाएगा घटने पर, पूरा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा ओमेगा स्क्वायर x2 माइनस ओमेगा स्क्वायर x1, ये बच जाएगा। और तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर भी है x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, और बेटा ओमेगा स्क्वायर को लिख देंगे 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर, उल्टा कर लेंगे, इसको अंडर रूट ले लेंगे, उधर अंडर रूट ले लेंगे v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो t बराबर क्या आ जाएगा उल्टा करने पर, यहाँ से t बराबर आ जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, t बराबर आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका टाइम पीरियड भी निकाल पा रहे हैं और इसका आयाम एम्पलीट्यूड भी निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक 2 kg का कण है जिस पर यह बल लग रहा है, इस बल के कारण वो एक सरल रेखा गति कर रहा है। तो बताना कि क्या यह SHM है, सरल रेखा गति कर रहा है, लेकिन क्या यह सरलावर्त गति है, SHM है। तो बेटा सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन में जब आप करेंगे आपको सरलावर्त गति की कंडीशन क्या है कि समानुपाती होना चाहिए माइनस x के बल। तो इसका कंडीशन क्या है, SHM ये होती है, ये तो होती है, तो वो फिर साम्य अवस्था में भी आएगा और उसकी जो साम्य अवस्था होगी वो स्थायी भी होगी। तो इसमें यहाँ पे जो बल लग रहा है वो -2x + 8 है, भले ही खाली x ना हो, कुछ भी हो, लेकिन ये तो आना चाहिए ना -x का, तो यहाँ प्रोपोर्शनल टू -x तो है, ये तो कह सकते हैं। इसका मतलब इसलिए पहला पार्ट ये है SHM है। वो अलग बात है कि जब हम f बराबर -kx लिखते थे तो x हम ओरिजिन पर ले लेते थे, x बराबर 0 ओरिजिन पर आता था, लेकिन यहाँ पर फोर्स ओरिजिन पर नहीं है। तो दूसरा पॉइंट अब इसकी बात करें b की, SHM की साम्यावस्था का बिंदु, साम्यावस्था कौन सी होती थी, साम्यावस्था वो होती थी जहाँ पर F नेट 0 होता था। F नेट 0 होने का मतलब -2x + 8 बराबर 0, x बराबर 4 मीटर, यानी कि इसकी साम्यावस्था x बराबर 0 पर ना हो करके यहाँ से 4 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर F नेट 0 है, यहाँ पर F नेट 0 है, और कण को यहाँ से हमने विराम से छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो नेट 0 है, सोचो अगर यहाँ ले जाएंगे तो फोर्स किधर लगेगा, जब इसको हम पार्टिकल को यहाँ ले जाएंगे तो फोर्स इधर लगेगा, तो एक्सेलरेशन भी डायरेक्शन भी इधर होगी, इसलिए जब इसको यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ विराम पे भी होगा, तो एक्सेलरेशन या फोर्स डायरेक्शन इधर रहेगी, यानी कि विराम से छोड़ा तो यहाँ से इसकी दूरी दे रखी 6 मीटर। तो अगर हम बात करें इसके SHM की समीकरण की और SHM के आवर्तकाल की भी बात करें और आयाम भी निकाल सकते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से जहाँ पर वेग 0 था और यह साम्यावस्था और वेग 0 के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, आयाम। तो आयाम अगर निकालना पड़े तो आयाम कितना आएगा, आयाम आपका आ जाएगा 6 - 4 बराबर 2 मीटर, 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सोचो अगर मान लो आपके पास बराबर -kx लग रही थी, यदि ये था तो समीकरण क्या थी, x बराबर a sin ओमेगा t, यही तो थी इसकी, लेकिन यहाँ पे +2 भी जुड़ रहा, चूंकि तो x बराबर 0 पर F नेट 0 होता था, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ, लेकिन यहाँ पर तो x बराबर 0 पर ना होकर के मेन इक्वेशन कहाँ गई। तो क्या करते हैं उस केस में, जो x बराबर 0 पर ना होकर के x बराबर x0 पर है, तो उस केस में समीकरण लिखने का तरीका क्या है, x - x0 बराबर a sin ओमेगा t, ऐसे लिख सकते हैं।
यहाँ प्लस फाई नॉट हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखनी पड़ेगी। तो x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू साइन ओमेगा टी लिख देंगे, यानी कि x माइनस एक्स कितना 4 पे शिफ्ट हो गया। अभी सोचो ये पॉइंट यहाँ होता तो फिर तो इसकी जरूरत ही नहीं थी। तो यानी कि x माइनस जीरो छिपा हुआ है यहाँ पर, x माइनस जीरो, तो x नॉट कितना 4, a कितना 2 साइन ओमेगा टी, है ना। अच्छा ओमेगा भी निकाल सकते हैं लोग, अभी निकालते हैं। यहाँ पर देखो ये क्या है, k की वैल्यू कितनी आ गई भाई, यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि इसको अगर हम कंपेयर करें f इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस किसी भी कांस्टेंट से, तो k तो 2 1x का जो कोफिशिएंट होगा। और बेटे मैंने बताया था आपको k ओमेगा स्क्वायर बराबर था k बाई एम, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर k बाई एम का मतलब 2 बटे मास भी 2, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे इंटू टी, ये आ गया ठीक। तो टी एक्स माइनस 4 बराबर 2 साइन टी, या x बराबर ये भी कह सकते हैं 4 प्लस। अच्छा लेकिन इसमें एक चीज़ का ध्यान रखने की बात है, एक चीज़ का ध्यान रखने की बात है, t बराबर 0 पर यहाँ से नहीं छोड़ा, कहाँ से छोड़ा यहाँ से, तो t बराबर 0 पर यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना फेज होता था, यहाँ से यहाँ तक का फेज होता है 90 डिग्री, यहाँ तक पाई बाई 4 हो जाए, पाई बाई 2 रहता है। तो यहाँ पर अपने पास फाई नॉट में फाई नॉट की वैल्यू कितनी बैठेगी पाई बाई 2। भाई हमने कहा था ना ऐसे फाई नॉट बराबर साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, है ना। एक्स नॉट कितना हो गया, मतलब साइन इनवर्स, और ए कितना आया 2, और ये कितना आ गया यहाँ से छोड़ा, तो एक्स नोट ये वाला एक्स नोट ले लेंगे, ये वाला है ना, तो ए से छोड़ा इसको, यानी कि यहाँ से छोड़ा ना ए से, तो ए बाई ए कट गया। तो आप कह सकते हैं साइन इनवर्स 1, तो फाई नोट कितना आ गया पाई बाई 2। याद भी रख सकते हैं इस वाले एक्स नोट से इससे कन्फ्यूज मत करना, इसे आप कुछ भी मान लो, x1 मान लो, चलो लो ये x1 मान लो, शुरुआत की पोजीशन को इसको मैंने नाम दे दिया एक्स नोट, इसको रख लो, इसको कुछ और लिख लो, आप इसको ऐसा मान लो x, इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना, यहाँ से चला ना ये, तो ये दूरी भी a और ये भी a, तो साइन फाई नॉट बराबर आप लिख लो साइन इनवर्स ऑफ a बाई ए, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1, यानी कि फाई नॉट की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। और वैसे भी लिख सकते हैं ना भाई 90 फिर 90 फिर यहाँ से आए फिर 90 फिर 90, तो टोटल 360 जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में 90 गया ना, यहाँ से ऐसे गया और ऐसे जाएगा, और एम्पलीट्यूड चूंकि 2 ही है तो 2 से आगे जाएगा, और ऐसे ये दूरी कितनी आ जाएगी 2, दूरी कितनी आ जाएगी 2। इस तरीके से इसमें जो है हमारे पास, जब ये यहाँ से छोड़ा भाई, हमने जब पार्टिकल को किया था ना ऐसा कि भाई पार्टिकल ऐसे चम कर रहा है और यहाँ पे कहीं ये था, मान लेता हमने एक्स नोट यहाँ से मीन ओरिजिन से नहीं, मतलब जहाँ पर एक्स बराबर 0 था, लेकिन इस बार मीन पोजीशन यहाँ पर, मीन पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर छोड़ा, यहाँ से तो ए सी छोड़ा, यानी कि वाला एक्स नोट तो ये हुआ। तो इस वाले से कन्फ्यूजन नहीं करना है, तो उसकी हमने इनिशियल पोजीशन ले ली एक्स इनिशियल, आप इसको एक्स नोट की जगह एक्स इनिशियल भी लिख सकते हैं, एक्स इनिशियल भी लिख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इनिशियली कहाँ पर था वो, प्रारंभिक कहाँ पर था, तो प्रारंभिक तो 4 p था, वो ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये बन गया अपने पास पाई बाई 2, और पाई बाई 2 से बन गया एक तरह से ये कॉस टी, तो 4 प्लस 2 कॉस टी, ठीक है। अब तो कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए इस वाले में। अगर आप उसमें एक्स नोट यहाँ पर लिख भी रहे हैं एक्स नोट बाई ए, तो ये वाला एक्स नोट वो था जहाँ से मीन पोजीशन से चलता था जब आपको हमने फॉर्मूला लिखा था। हालांकि समीकरण लिखने का तरीका मैं दोबारा और सिखाऊंगा, अभी और काम करेंगे समीकरण लिखने पर, लेकिन फिलहाल इसका सवाल का आंसर में समीकरण 4 प्लस 2 cos t आ गया। SHM का आवर्तकाल ज्ञात करो, आवर्तकाल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टाइम पीरियड दे रखा, तो टाइम पीरियड दे रखा, सॉरी ओमेगा पता लग गई, तो ओमेगा पता लग गई तो उसका मतलब डी पार्ट में क्या करना, डी पार्ट में तो t बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा, यानी कि 2 पाई बाई 1, इतने सेकंड आ गया, बस सिंपल हो गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल
की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।